एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर बार सीएसआर एग्ज़ाम में, ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसको स्किप नहीं करना चाहिए। प्रीवियसली मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट 16 वीडियो श्योर टॉपिक्स के अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिए और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आइदर यू कैन मेल मी एट माई ईमेल एड्रेस। आई विल पुट माई ईमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बिना समय को जाया किए हम लोग जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा आई लेंस इंडक्शन। आई लेंस इंडक्शन कैसे होता है, कुछ टर्म्स हैं। इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए कुछ टर्म्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला टर्म है इंडक्शन एंड सेकंड टर्म है कॉम्पिटेंस। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है कि जब इंड्यूसर क्या होता है, मतलब वो सेल, वो टिश्यू जो कुछ सिग्नल्स रिलीज कर रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पैराक्राइन सिग्नल्स, पैराक्राइन फैक्टर्स और मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट करके एक सिग्नल रिलीज कर रही है जिससे वो दूसरे सेल्स को डिफरेंशिएशन का सिग्नल दे रही है, रिस्पॉन्ड। और जो सेल्स, जो टिश्यूज उस पर्टिकुलर सिग्नल से रिस्पॉन्ड करेंगे उसे बोलेंगे रिस्पॉन्डर। ठीक है, ये सिग्नल क्यों दिया जाता है? ये सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए दिया जाता है ताकि वो सिग्नल को रिसीव भी कर सके और उस पर्टिकुलर सिग्नल से रिस्पॉन्ड भी कर सके। इसके लिए ये सिग्नल दिया जाता है ताकि वो उस टिश्यू को, उस पर्टिकुलर सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जा सके। ताकि कॉम्पिटेंट मतलब क्या, कि मैं कोई कुछ बोल रही हूँ तुमको तो तुम सुनो भी और उस चीज़ को जवाब भी दो। दैट इज़ नोन एज कॉम्पिटेंस। ठीक है, और इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर भी मैं सिंपल टर्म्स में, मतलब एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने तुम्हें कॉल किया, वो क्या है? सिग्नल है। सिग्नल किस फॉर्म में? पैराक्राइन फैक्टर, मतलब इस केस में पैराक्राइन फैक्टर। और ये है मैं फ़ोन कॉल कर रही हूँ तो ये सिग्नल दे रही हूँ तुम्हें, तो मैं क्या हो गई? इंड्यूसर हो गई। मैं तुमको इंड्यूस कर रही हूँ और तुम उस सिग्नल को, मेरा फ़ोन कॉल उठा रहे हो, तो तुम क्या हो गए? रिस्पॉन्डर हो गए। ठीक है, सिग्नल गया है फ़ोन कॉल की फॉर्म में वहाँ पे, और यहाँ पे गया है पैराक्राइन फैक्टर्स के फॉर्म में, जो कि प्रोटीन है, मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ही काम करते हैं। इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो टर्म्स को और भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे ही डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग सिंपल टर्म में फटाफट इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला टर्म है इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन एंड सेकेंड टर्म इज परमिसिव इंट्रैक्शन। इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन कब बोलेंगे इसको? इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन तब बोलते हैं जब सिग्नल मिलता है इंड्यूसिंग सेल से, ताकि दूसरा सेल, जो रिस्पॉन्डर सेल है, वो नए जीन का एक्सप्रेशन कर सके। बिना सिग्नल मिले कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, कोई भी रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा डिफ्रेंशिएशन के लिए, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन। और दूसरा परमिसिव इंट्रैक्शन तब बोलता है जब एक जो रिस्पॉन्डिंग टिश्यू है ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ठीक है, उसको बस एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना एक्सप्रेशन कर सके, अपने सेल्स का, अपने ट्रेड्स का एक्सप्रेशन कर सके, कर सके सॉरी। तो ऐसे को बोलते हैं परमिसिव इंट्रैक्शन। आई होप आप दोनों समझ गए होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक बुक से ये सारे एग्जाम्पल और सारी चीज़ें ली गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं, आइदर फॉर द कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम और आइदर फॉर द थ्योरेटिकल एग्जाम्स ऑल्सो। बट मेरा मेन कंसर्न अभी CSIR नेट 2024 एग्जामिनेशन, दैट इज़ लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन जो अभी होने वाला है 1 महीने में, वो है। तो मैं उसके पर्सपेक्टिव में पढ़ा रही हूँ। जिनको भी इससे हेल्प मिल सके, जो अगर ये टॉपिक मैं वैसे डिटेल में बता रही हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चंस तो आएगा बट ना इससे जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा।
तो आप लोग जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देख लीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बेसिक समझ गए हैं इसका। अब मैं एक और चीज़ आपको ये टॉपिक समझाने से पहले बता दूँ। एक सेल है, मान लीजिए कोई एक सेल है जो कि लेंस फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, इसके पास दो इंड्यूसर है। एक इंड्यूसर क्या कर रहा है, उसको सिग्नल देके उसको कॉम्पिटेंट बना रहा है। ठीक है, कॉम्पिटेंट क्यों बना रहा है उसको, ताकि तभी तो यार वो आगे की रिस्पॉन्ड करेगा, कोई और सिग्नल देगा तो। मान लीजिए कोई इंसान है, उसको सुनाई उनाई नहीं देता, तो उसको उसके अंदर कॉम्पिटेंस डालेंगे कि ताकि वो उसके अंदर इमोशन डालेंगे, चीज़ें डालेंगे ताकि वो बातों को समझ सके और रिस्पॉन्ड कर सके, ताकि दूसरा इंसान उसको कुछ बोलेगा तभी तो वो समझ पाएगा ना। ऐसे तो दो तरीके के हमारे पास इंड्यूसर प्रेजेंट है। एक सेल है जिसको लेंस फॉर्मेशन करना है, पहला इंड्यूसर उसको कॉम्पिटेंट बनाएगा, और जो दूसरा इंड्यूसर जब सिग्नल देगा तो वो अपने जो भी उसका फेट होगा वो उसको फॉर्म करेगा, आइदर इट इज़ लेंस, हर्ट और एनीथिंग। ठीक है, आप आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टेज देख लेते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में 3 चीज़ें होती हैं मेनली। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे एक्टोडर्म, जो बाहरी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है वो मीजोडर्म है, और येलो कलर से जो दिख रहा है वो एंडोडर्म है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मीजोडर्म है और जो एंडोडर्म है दोनों ही मैसेज देंगे एक्टोडर्म को, मतलब प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म को मैसेज देंगे। और मैसेज देंगे उससे क्या होगा, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म जो है ना OTX2 का फॉर्मेशन करेगा, एक फैक्टर है उसका फॉर्मेशन करेगा, सिंथेसिस करेगा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का हेड एक्टोडर्म में। ठीक है, कौन से स्टेज पे, लेट गैस्ट्रुला स्टेज पे। ठीक है, प्राइमरी गैस्ट्रुला, मिड गैस्ट्रुला स्टेज में क्या हुआ था, सिग्नल मिला था एक्टोडर्म को मीजोडर्म और एंडोडर्म से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो कॉम्पिटेंट हो गया था। कॉम्पिटेंट होने के बाद उसने क्या किया, मतलब पहला इंड्यूसर कौन होगा, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जो कि पहले इंड्यूसर होंगे। अभी मैंने बताया था ना 2 इंड्यूसर होते हैं। पहले इंड्यूसर का काम करेगा मीजोडर्म और एंडोडर्म, जो सेल को कॉम्पिटेंट बनाने का काम करेगा, मतलब ताकि आगे जो सिग्नल उसको मिलने वाला है उससे वो रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म ने क्या किया, हेड एक्टोडर्म ने क्या किया, कुछ फैक्टर्स सिंथेसिस किए, जैसे OTX2 ट्रांसक्रिप्शन लेट गैस्ट्रुला स्टेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब अब दूसरा जो इंड्यूसर है वो कौन बनेगा, दूसरा इंड्यूसर बनेगा न्यूरल। जो न्यूरल प्लेट होती है वो बनेगी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यूरल प्लेट दिखाया गया है अर्ली न्यूरुला स्टेज में। तो ये न्यूरल प्लेट क्या करेगा, एक और सिग्नल देगा इसको, और हेड एक्टोडर्म को एक सिग्नल देगा, जिसकी वजह से हेड एक्टोडर्म PAX6 का एक्सप्रेशन करेगा। तो न्यूरल प्लेट सेकेंड इंड्यूसर है जो कि मतलब सिग्नल दे रहा है, जिसकी वजह से PAX6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका सिंथेसिस होगा, जो कि सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाएगा रिस्पॉन्ड करने से। ठीक है, PAX6 से कॉम्पिटेंट हो गया है एक्टोडर्म, ताकि वो ऑप्टिकल वेसिकल से रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, ऑप्टिकल वेसिकल कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा, जैसे कि BMP, FGF, ये सब फैक्टर रिलीज करेगा ताकि लेंस का फॉर्मेशन हो सके। मैं ये लाइन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक बार PAX6 से कॉम्पिटेंट हो जाएगा एक्टोडर्म, तो क्या करेगा वो, ऑप्टिक वेसिकल से रिस्पॉन्ड कर सके। एक PAX6 से कॉम्पिटेंट होने के बाद वो कॉम्पिटेंट हो गया अच्छे से, तो क्या करेगा वो, अब जो सिग्नल ऑप्टिक वेसिकल देने वाली है उसको, उससे रिस्पॉन्ड कर पाएगा वो। और रिस्पॉन्ड करने के बाद उसका फाइनल मोटिव क्या है, मोटिव है उसका लेंस का फॉर्मेशन करना। ऑप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जैसे कि BMP, FGF, जिससे जैसे लेंस फॉर्मेशन में हेल्प होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिखाया गया है कि कैसे FGF8 और कैसे BMP4 सिक्रीट होता है, और कैसे ऑप्टिकल वेसिकल जो है उससे कैसे ऑप्टिकल वेसिकल ये सब सिक्रीट करते हैं, और कैसे लेंस का फॉर्मेशन होता है।
लेट न्यूरोला स्टेज में होता है ये सब, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग फाइनल चीज़ जो कि है हमारा लेंस का इंडक्शन। अब कुछ म्यूटेशन के केसेस हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दूं यहाँ से, ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। पहली चीज़ है पैक्स-6 बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है सरफेस एक्टोडर्म में, ताकि लेंस का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। क्या ज़रूरी है? पैक्स-6 ज़रूरी है सरफेस एक्टोडर्म में, ताकि लेंस का फॉर्मेशन हो सके। सिर्फ वही ज़रूरी है और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, ऑप्टिक वेसिकल्स दे रखा है, सरफेस एक्टोडर्म दे रखा है और लेंस का इंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बता रहे हैं, ठीक है। आप सब चीज़ भूल जाइए, बस एक चीज़ याद रखिए, अगर सरफेस एक्टोडर्म में पैक्स-6 है तो मतलब लेंस का फॉर्मेशन होगा। एक्टोडर्म में पहली कंडीशन में देखिए वाइल्ड टाइप है, दोनों ही ऑप्टिकल वेसिकल भी वाइल्ड टाइप है, तो मतलब लेंस का इंडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंस का इंडक्शन होगा ऑब्वियस। यहाँ पे ऑप्टिकल वेसिकल में पैक्स-6 का म्यूटेशन है, जबकि सरफेस एक्टोडर्म में पैक्स-6 मिल रहा है। तो जब सरफेस एक्टोडर्म में पैक्स-6 मिलेगा तो लेंस का इंडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेंस का इंडक्शन हो रहा है। थर्ड कंडीशन में हमारा जो ऑप्टिकल वेसिकल है वो वाइल्ड टाइप का है, लेकिन सरफेस एक्टोडर्म जो है वहाँ पे पैक्स-6 म्यूटेशन मिल रही है, लॉस ऑफ पैक्स-6 मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एक्टोडर्म में लेंस पैक्स-6 के ना होने की वजह से लेंस का फॉर्मेशन रुक जाएगा, तो यहाँ पे लेंस इंडक्शन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही जगह पैक्स-6 का म्यूटेशन है, एब्सेंस है, जिसकी वजह से लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरफेस एक्टोडर्म में हमारा पैक्स-6 मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो लेंस फॉर्म होगी, इंड्यूस होगी, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं होगी। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये सारा ही कंसेप्ट जो है, सारी जो चीज़ है वो सब कुछ इंडक्शन और कॉम्पिटेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। आप लोग बेसिक्स को एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों के साथ PYQ भी शेयर करूंगी, बट अभी मेरा मेन फोकस है सारे टॉपिक्स को कवर करना जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैम एक बार 6 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर कर दीजिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या होनी चाहिए हमारी 6 मंथ स्ट्रैटेजी अगर हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें समझ आ रही है, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको लगे कि कोई नहीं मैम को ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से ऐसे बताना चाहिए, तो आप अपना सजेशन भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन्वाइटेड। थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ के कॉन्टैक्ट में अभी मत आइए। जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे आपकी सफलता के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कीप स्टडिंग। थैंक यू।